अंजू बार बार अपने बॉयफ्रेंड पुनीत को समझा रही थी। पुनीत, क्यों तुम एक ही बात को लेकर बैठ गए हो? अरे मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से अलग करना चाहती हूँ। तुम मेरी बात समझो अंजू, तुम शादी के बाद मेरी माँ के साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगी और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई भी तरीके की परेशानी हो। शादी के बाद तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें किसी भी तरह से माँ से दिक्कत हो और हम अलग रह सकते हैं। तुम मेरे बारे में इतना सोच सकते हो तो एक बार अपनी माँ के बारे में भी तो सोचो ना। उन्होंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और अब जब तुम्हारा टाइम आया उन्हें संभालने का तो तुम ये कह रहे हो। मैं ये सब इसलिए ही कह रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी माँ को बहुत अच्छे से जानता हूँ। मुझे पता है कि उनकी मानसिक हालत कैसी है। लेकिन तुम ये नहीं जानते कि अगर तुम्हारी माँ की मानसिक हालत इतनी ही खराब होती तो वो तुम्हारे साथ नहीं रहती बल्कि पागल खाने में रहती। अंजू, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मेरी माँ पागल खाने क्यों जाएगी? जब तुम अपनी माँ के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं सुन सकते हो तो अपनी ही माँ के साथ अलग रहने के लिए मान कैसे गए? देखो पुनीत, बात साफ है कि मैं तुमसे तभी शादी करूंगी जब तुम ये जिद छोड़ दोगे कि तुम्हें माँ को छोड़कर अलग घर में रहना है। अगर तुमने अपना मन बना ही लिया है कि तुम्हें मेरी माँ के साथ ही रहना है तो ठीक है, मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब आगे चलकर तुम मेरे पास माँ की शिकायत लेकर नहीं आओगी। हाँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी तुम्हारे पास माँ की कोई शिकायत नहीं लेकर आऊंगी। अंजू और पुनीत मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और शादी के बाद अंजू का गृह प्रवेश उसकी पड़ोसिनी करवाती है। ये देखकर अंजू कहती है, पुनीत, ये तो तुम्हारी माँ नहीं है, फिर ये कौन है? बेटा, मैं यहीं पड़ोस में रहती हूँ। पुनीत मेरे बेटे जैसा है। सुजाता बहन की हालत ठीक नहीं रहती और पुनीत को अच्छा नहीं लग रहा था तो मैंने सोचा मैं स्वागत कर दूं। आंटी, आपने हमारे बारे में इतना सोचा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अंजू अब अपने घर आकर सब कुछ संभालने लग जाती है। कुछ दिनों बाद अंजू अपनी साड़ी प्रेस कर रही होती है, तभी कुकर से सीटी आती है। अंजू को रसोई में भी जाना था, इसलिए वो परेशान थी। अंजू को परेशान देखकर सुजाता कहती है, बहू क्या हुआ? तू इतनी परेशान क्यों है? मुझे बता, अगर मैं तेरी कोई मदद कर पाऊँ तो। माँ जी, सीटी आ रही है, मुझे चावल देखने हैं और यहाँ भी प्रेस गर्म है। तो क्या हुआ बहू, ला ये प्रेस मुझे दे, मैं तेरी सारी प्रेस कर देती हूँ। पक्का माँ जी, अगर आपको कोई परेशानी है तो कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। बहू तू भी क्या मुझे पागल समझती है? अरे नहीं नहीं माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? मैं आपके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती। आपको मेरी मदद करनी है ना, तो ठीक है, आप प्रेस कर लीजिए, तब तक मैं रसोई का काम देख लूंगी। अंजू इतना कहकर रसोई में चली जाती है और अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद अंजू को जलने की बदबू आती है। अंजू तुरंत पूरी रसोई चेक करती है। यहाँ तो कुछ नहीं जल रहा है, फिर ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? अंजू तुरंत अपनी सास के पास जाती है तो देखती है कि साड़ी जल रही होती है। माँ जी, ये क्या, आपने मेरी पूरी साड़ी जला दी। माफ कर दे बहू, मुझे नहीं पता चला कि ये कैसे जल गई। मेरी गलती नहीं है बहू, मुझे माफ कर दे। कोई बात नहीं माँ जी, अब हो गया तो क्या कर सकते हैं। अंजू अपनी सास की हरकत पर ज्यादा ध्यान नहीं देती और चुपचाप रहती है। कुछ दिनों बाद अंजू सारा खाना बनाकर रसोई से हटी थी, तभी पीछे से सुजाता आती है और खाने में नमक और मिर्च की बहुत सारी डाल देती है। तभी वहाँ अंजू आ जाती है। माँ जी, आप ये क्या कर रही हो? बहू मैंने तेरी मदद की है, देख मैंने खाने में नमक और मिर्च मिला दी, अब तेरा काम आसान हो गया ना। हे भगवान, माँ जी, आपको किसने कहा था ये करने के लिए? अब मुझे दोबारा से सारा खाना बनाना पड़ेगा। क्या हो बहू, अच्छा नहीं बना क्या? माँ जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ कि आप कोई मेरी मदद मत कीजिए। बस आप मेरा काम बढ़ा ही रही हैं। आपकी वजह से अब मुझे दोबारा खाना बनाना पड़ेगा। सुजाता अपनी बहू के हर कामों को खराब कर रही थी। अंजू को बहुत गुस्सा भी आता, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती है। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। एक दिन पुनीत अंजू को शॉपिंग करवाकर घर लाता है। थैंक यू पुनीत, आज इतने दिनों बाद मुझे शॉपिंग करवाई है तुमने। अरे कैसे नहीं करवाता शॉपिंग, शादी को इतना टाइम जो हो गया था, तुमने खुद से कोई डिमांड नहीं की अपने लिए, तो मैंने सोचा कि मैं ही खरीद लेता हूँ तुम्हारे लिए। थैंक यू पुनीत, तुम्हें पता है मेरे मेकअप के सब सामान खत्म हो गए थे। माँ जी ये देखो, पुनीत ने दिलाया है। अब दिला दिया,
आगे हिम्मत नहीं हो पाएगी। अरे मेकअप के इतने महंगे सामान है, इतने में तो मैं तुम्हें पता नहीं कितने सारे कपड़े दिलवा देता। अब लड़कियों का मेकअप आता ही इतना महंगा है, तो इसमें मैं क्या करूं? अंजू बहुत खुश थी। सुजाता अंजू के सामान को छेड़ने लगती है और उसमें ही अंजू के सारे मेकअप के सामान पर पानी डाल देती है। अंजू गुस्से में आग बबूला हो जाती है। माँ जी, आपको दिखाई नहीं देता है क्या? ये क्या किया आपने? इतना महंगा था ये सब और आपने सब पर पानी डाल दिया। मुझे पहले लगता था कि आप बस थोड़ा कम दिमाग की हो, लेकिन अब समझ में आ गया कि आप पूरी पागल हो, पूरी। अरे खुद कभी सोच सकती हो या नहीं? अंजू तुम ये क्या कर रही हो? मेरी माँ पर इतना कैसे चिल्ला सकती हो तुम? मैं चिल्ला रही हूँ तुम्हारी माँ पर? अरे एक बार तुम अपनी माँ की हरकत तो देखो। अभी तुम मुझे शॉपिंग से लेकर आए थे, मैंने एक भी बार कुछ भी ट्राई नहीं किया था और सब कुछ खराब करके रख दिया तुम्हारी माँ ने। बहू मुझे माफ कर दे, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं तो बस खेल रही थी। आपको ये खेलने की चीज कहाँ से दिख रही है? ये मेरा इतना महंगा मेकअप है, आप बार बार मेरे सारे काम खराब करती रहती हो और बाद में यही कहते हो कि आपने जानबूझकर नहीं किया। अरे तो करना ही क्यों है आपको कुछ भी? जब पता है कि आप काम खराब करती हो तो बस अपने कमरे में ही रहा करो ना। बस अंजू, ऐसा नहीं है कि तुम्हें मेरी माँ के हालत के बारे में पता नहीं था और ये सब तुम्हें अचानक पता चला है। मैंने सब कुछ तुम्हें पहले ही बता दिया था और तुमने अपनी मर्जी से अपनाया था सब कुछ। तो अब तुम मेरी माँ के खिलाफ कुछ भी बोलना बंद करो। अगर तुमने कुछ भी बोला तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। कुछ दिनों बाद अंजू काम कर रही होती है कि तभी उसकी सास को चक्कर आ जाते हैं और वो गिर जाती है। अंजू बहुत परेशान हो जाती है और वो तुरंत विमला को बुलाती है। विमला आंटी, देखिए ना माँ जी को क्या हो गया है। थोड़ी देर पहले तक तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अचानक से माँ जी को चक्कर आ गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा विमला आंटी। बहू, तूने अपनी सास को उसकी दवा दी? दवा? पता नहीं आंटी, मुझे नहीं पता। आप बस देखिए ना क्या हो गया माँ जी को, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप तो माँ जी को काफी समय से जानती हो ना, आप मेरी मदद करो आंटी जी। विमला तुरंत सुजाता के कमरे में जाती है और सुजाता को दवा खिलाती है। थोड़ी देर बाद सुजाता ठीक महसूस करती है तो विमला सुजाता से कहती है, सुजाता अब बस कर, ये पागल बनने का नाटक ना तूने बहुत कर लिया। अरे जरा अपनी बहू के बारे में तो सोच, वो तेरा कितना ख्याल रखती है और तू इतना परेशान करती है उसे, तब भी वो सब कुछ सहती है। मुझे सच में तेरी बहू पे बहुत तरस आता है कभी कभी। विमला की सारी बातें दरवाजे पे खड़ी पुनीत और अंजू सुन लेते हैं और कमरे में आते हैं। माँ आपकी दिमागी हालत ठीक है, लेकिन आपने अब तक मुझसे ये सब छुपाया क्यों? बेटा ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं डर गई थी जब तूने बताया कि अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है। मुझे लगा कि तू अपनी माँ को भूल जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए कि अंजू मुझे भूले ना, तो बस मैंने ये किया। माँ आपको शर्म आनी चाहिए। आपने अंजू को इतना परेशान किया, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कर रही थी। मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। सुजाता की सच्चाई तो सबके सामने आ जाती है, उसे माफी इतनी आसानी से नहीं मिलती। नीलम और उसकी 5 बहुएं, बड़ी बहू पूनम, दूसरी बहू अंजलि, तीसरी बहू स्वाति, चौथी बहू निहारिका और 5वीं बहू आरोही हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। तभी नीलम अपनी बहुओं से बोलती है, अरे जरा अदरक इलायची की चाय बना लाओ, बाहर मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है। माँ जी अदरक इलायची क्या, मैं तो आपको चॉकलेट वाली चाय पिलाती हूँ। मैंने कल ही YouTube से देखी है, आज बना के ट्राई भी कर लूंगी। रुको मैं अभी बना कर लाती हूँ। बहू मैंने जो चाय मांगी है मुझे वही चाय दे, ये बिना बात के नए नए नुस्खे लाकर मुझे पागल मत बनाया कर। माँ जी दीदी सही बोल रही है, आजकल तो चॉकलेट चाय इतनी वायरल हो रही है, मैं भी ट्राई करना चाहती हूँ कि ये कैसी होती है। दीदी अब बना दो सबके लिए। वैसे माँ जी आजकल तो पता नहीं कितनी तरह तरह की चाय आ गई है। आने से कुछ नहीं होता। अरे जब लोगों को पुराने अंदाज वाली अदरक इलायची की चाय ही पसंद आएगी तो ये तरह तरह की अलग अलग चाय क्यों लेंगे? माँ जी ऐसा आपको लगता है, लेकिन लोगों में ऐसी चाय की बहुत डिमांड होती है। पूनम और बाकी के सब लोग बातें कर रहे थे। तभी नीलम के 5 बेटे मुंह लटकाकर घर आते हैं। 5 काफी ज्यादा उदास थे। सबसे बड़ा बेटा अजय कहता है, माँ हमारा काम बंद हो गया, हमारी फैक्ट्री पहले ही घाटे में चल रही थी और ऊपर से लोगों के पैसे ना देने की वजह से हम और कर्जे में आ गए और आज तो हद ही हो गई। इसलिए क्या तुमने अपने बाप की फैक्ट्री बेच दी? और वो फैक्ट्री तुम्हारे पिता की थी,
उन्होंने कितनी मेहनत की थी उस फैक्ट्री को खड़ा करने के लिए, और तुम बेच आई। माँ, हमने तो पूरी कोशिश की थी वो फैक्ट्री ना बिके, लेकिन हालात के आगे हम भी मजबूर हो गए थे। अगर हम वो फैक्ट्री नहीं बेचते तो शायद हमें ये घर बेचना पड़ सकता था। हमें माफ कर दो। तुम्हारे बाप ने अकेले इतना बड़ा नाम बनाया, वो फैक्ट्री बनाई, और तुम 5 होकर भी उसे संभाल नहीं सके, और अब मेरे आगे बहाना बना रहे हो कि फैक्ट्री बचाते तो घर बिक जाता। नीलम की बात सुनकर दूसरा बेटा रोहित बोलता है, माँ ऐसी बात नहीं है, आप खुद जानती हो कि हम फैक्ट्री को बचाने के दिन रात मेहनत कर रहे थे, लेकिन आज हालात हमारे हाथ में नहीं थे माँ, और हमें मजबूरन फैक्ट्री को बेचना पड़ा। माँ जी, फैक्ट्री से हमारा घर चलता था और अब तो फैक्ट्री ही बिक गई है, तो अब हम लोगों का क्या होगा? कहीं कोई मुसीबत आ गई तो हमारे सर पर? अरे मुसीबत नहीं, बल्कि मुसीबत का पहाड़ आ गया है। तुम लोगों ने अपने पिता की फैक्ट्री बेच दी। अब निकल जाओ इस घर से अपनी अपनी बीवियों को लेकर। जब तक फैक्ट्री वापस न मिल जाए हमें, तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना तुम सब। मुझे तुम में से किसी से भी अब कोई बात नहीं करनी है। नीलम का बेटा बहू उसे बोलते रहते हैं, लेकिन नीलम किसी की नहीं सुनती और सबको घर से बाहर निकाल देती है। 5 बहुएं और बेटा नीलम के घर के बाहर ही एक झोपड़ी लगाकर बैठ जाते हैं। सबसे बड़ी बहू पूनम कहती है, माँ जी का गुस्सा तो हम सब जानते ही हैं। अब माँ जी मानने वाली तो है नहीं, हमें अपना गुजारा करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और अंजलि, तुम तो जानती ही हो, आजकल 50 तरह की चाय आती है मार्केट में, और हम 50 तरह की चाय बनाकर बिजनेस भी कर सकते हैं। कुछ ना करने से तो अच्छा ही होगा ना कि हम काम शुरू करें। कुछ फैक्ट्री ना सही, लेकिन माँ की नजर में हमारी मेहनत तो दिखेगी। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चाय बेचने से कुछ नहीं होने वाला है, हमें कुछ और करना होगा। आप लोगों को जो भी करना था वो सब तो आप लोग कर ही चुके हैं, अब हमें भी तो कुछ करने दो। अगर कुछ अच्छा नहीं हुआ तो बुरा भी नहीं होगा। 5 बहुएं अपने अपने पति की बात को ज्यादा वजन नहीं देती और मिलकर 50 तरह की चाय बेचने का वहीं पर काम शुरू कर देती हैं। नीलम के घर के बाहर ही चौक पर उसकी 5 बहुओं ने 50 तरह की चाय का ठेला लगाया था। एक दिन नीलम की 5 बहुओं की 50 तरह की चाय वो बेच रही थी कि तभी उनके ठेले पर वहाँ उनकी पड़ोसन सुमन आती है और कहती है, अरे नीलम की बहुओं, तुम लोग यहाँ चाय बेच रही हो? क्या बात है, इतना बड़ा घर होते हुए भी तुम 5 बहुओं को खुद से चाय बेचनी पड़ रही है। आंटी जी, अब आप बोलती ही रहोगी या चाय का स्वाद भी लोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बना दो एक बढ़िया सी चाय। आंटी जी, बढ़िया तो सारी ही चाय है, लेकिन आप बताओ आपको कौन सी चाय चाहिए? अदरक वाली, चॉकलेट वाली, फैंटा वाली, तुलसी वाली चाय, पान वाली चाय, काली चाय, मसाला चाय, कुल्हड़ चाय? ये लीजिए आंटी, इसमें से देख के बता दीजिए कौन सी चाहिए। बहुत चाय बता रही है या नए नए तरीके के कपड़े? अरे चाय चाय होती है, तुम 5 ने तो पता नहीं क्या क्या बता दिया। फलाना चाय, ढिमकाना चाय, 50 तरह की चाय भी होती है क्या? आंटी जी, हमारे पास तो 50 तरह की चाय है, आपसे कोई जबरदस्ती नहीं है। आपको जो मन है वो बताओ, हम आपके लिए वही चाय ले आएंगे। पान वाली चाय ले आ। तुम लोगों की 50 अतरंगी चाय में से एक तरह की चाय तो टेस्ट करूं। सुमन के लिए पान वाली चाय बनाकर वो लाते हैं और सुमन को पान वाली चाय काफी हद तक सही लगती है। अब तो सुमन लोगों को नीलम की 50 तरह की चाय बनाने वाली 5 बहुओं के बारे में बताती है। नीलम की 5 बहुओं की चाय का ठेला ठीक ठाक चलने लगता है, जिसे देखकर नीलम के 5 बेटों को भी हैरानी थी और नीलम को भी। कई दिनों तक ऐसे ही चलता है। कुछ दिनों बाद एक लड़का आता है और बोलता है, चॉकलेट चाय भी है ना आपके पास? हाँ जी, है चॉकलेट चाय भी। आपको चॉकलेट चाय चाहिए? हाँ। अंजलि उस लड़के के लिए चाय बनाने लग जाती है। कुछ देर बाद चाय वो लड़के को दे देती है। जैसे ही वो लड़का चाय पीता है तो बोलता है, चॉकलेट चाय तो ठीक है, लेकिन आप लोग नो सीखिया हो, दुकान बंद कर लो। 50 तरह की चाय की दुकान में 50 तरह की चाय अच्छी होनी चाहिए, ना कि ठीक ठाक सी। भाई साहब, हमने तो काफी मेहनत की है कि आपको अच्छी लगे, लेकिन आपको चाय ही नहीं पसंद आई। अगर मुझे आपकी चाय ज्यादा पसंद आती तो मैं आपको ऐसे नहीं बोलता, लेकिन जो सच है वो मैंने बता दिया। आपको 50 तरह की चाय में अब भी सुधार करने की जरूरत है। लड़के की बात सुनकर अंजलि और बाकी सबको बुरा लगता है, लेकिन वो लोग अब भी अपना चाय का ठेला बंद नहीं करते। इसीलिए वो लोग अब और भी ज्यादा मेहनत करने लगते हैं। जो भी कमी रह गई होती है उसको भी पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। धीरे धीरे दिन निकल रहे थे और उनकी दुकान काफी ज्यादा चर्चित हो रही थी। ये सब नीलम को भी पता था। नीलम को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी कि उसकी बहुएं काफी अच्छी मेहनत कर रही हैं। कुछ दिनों बाद नीलम
अपनी बहुओं की चाय की दुकान पर जाती है। नीलम को वहाँ देखकर सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। नीलम अपनी बहुओं से कहती है, मैंने तुम लोगों की बहुत तारीफें सुनी हैं और तुम्हें पता है, जब भी मैं तुम्हारी तारीफें सुनती हूँ तो मुझे बहुत सुकून और खुशी होती है। जी शुक्रिया माँ जी। बहुओं, मुझे माफ कर देना। मैंने अपने बेटों की गलती की सजा तुम पांचों को भी दी और घर से निकाल दिया। माँ जी, आप हमसे माफी क्यों मांग रही हो? आप बड़ी हो, आपका पूरा हक है हम पर। सच में बहुओं, मेरे बेटों ने नाम भले ही कमाया हो या ना हो, लेकिन मेरी बहू ने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। माँ जी, हमारा नाम जो भी हुआ है वो सब आपकी वजह से ही हुआ है। अगर आप हमें बाहर नहीं निकालती तो शायद आज ये सब नहीं होता। नीलम अपनी बहुओं की दुकान खुलवाने के लिए उन्हें पैसे दे देती है और उसकी पांचों बहुएं भी मन लगाकर काम करती हैं। कमला अपनी बेटे राम की शादी गांव की एक लड़की से इसलिए करती है ताकि वो उससे डर कर रहे, उसकी हर बात को माने। लेकिन चंदा तो अपनी सास की उम्मीदों पर खड़ी तो बिल्कुल भी नहीं उतरती। कहने का मतलब कि चंदा का व्यवहार देखकर लोग कहते कि वाकई ये गांव की गवार है। हालांकि चंदा तो एमए पास थी और जब विमला कमला की बहू चंदा की मुंह दिखाई करने आती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाती है कि चंदा अपने कमरे में खाना खा रही है और वो भी इस तरह कि आधा खाना नीचे गिर रहा है और आधा उसके कपड़े पर। ये देखकर विमला कमला की बहू चंदा से कहती है, वैसे तो बहू मैं तेरी सास से मिलने आई थी, लेकिन कमला तो घर पर है नहीं। सोचा नई बहू की मुंह दिखाई कर लूं, लेकिन फिर तू तो मुझे पूरी की पूरी दिख गई। अब विमला की ये बातें सुनकर दाल चावल खा रही चंदा उन्हीं हाथों से अपना घूंघट करने लगती है और उसी हाथ से विमला के पैर छू लेती है। ये देखकर विमला चंदा से कहती है, और बहू बस भी कर, रहने दे। तूने जितना खाया पिया है सब खुद से ज्यादा तो मुझे लगा दिया। क्या हाथ धोकर आ जा। इतना कहने के बाद विमला भन भनाती हुई कमला के घर से बाहर निकलने लगती है। तभी कमला विमला से कहती है, क्या बात है विमला, इतने गुस्से से घर से क्यों निकल रही है? कोई बात हो गई क्या? मुझे नहीं बताएगी? वैसे तो मैं तुझसे मिलने आई थी, लेकिन तू मिली नहीं तो सोचा बहू की मुंह दिखाई कर लूं। लेकिन तेरी बहू तो फूलदान कम और कूड़ेदान ज्यादा लग रही है। विमला, अब तुझसे क्या छुपाना, देख लिया ना मेरी बहू की करतूत। शादी से पहले जब मैंने उसे पहली बार देखा था तो खिला हुआ गुलाब लग रही थी, लेकिन अब देखो बदबूदार कूड़ा लग रही है। उसे दूर रखने का मन करता है। बात तो तूने 100% की कही है कमला, लेकिन तेरे बेटे की किस्मत ही फूट गई। बेचारा राम भी अपनी बीवी को देखकर सोचता होगा, कहाँ मैंने शहर की रसमलाई सोची थी और कहाँ से मुझे बदबूदार लड्डू मिल गया। अब बस भी कर, ताने मारना तू। विमला और कमला काफी समय बातचीत करते हैं और कुछ देर में कमला देखती है कि उसकी बहू बर्तन धो रही है, लेकिन बर्तनों को गोद में रखकर घिस रही थी। ये देखकर कमला तुरंत अपनी बहू से कहती है, बहू तो ये कैसे बर्तन धो रही है? जितना बर्तन साफ नहीं हो रहा उतने तो तेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं। ये क्या तरीका है बर्तन साफ करने का? माँ जी, मुझसे खड़े खड़े बर्तन धोना नहीं होता, इसलिए मैं बैठकर यूं ही बर्तन घिस रही हूँ। अब कमला भी अपनी बहू को समझा नहीं पाती। कमला की बहू चंदा इतनी गंदगी फैला कर रखती थी और गंदगी में रहना पसंद करती थी। हर कोई कमला को बुरा भला कह कर जाता था। एक रोज कमला अपनी बहू को मार्केट लेकर जाती है। तभी चंदा थक जाती है और कूड़ेदान के सामने बैठ जाती है। आने जाने वाले लोग चंदा को ही देख रहे थे, क्योंकि वहाँ इतनी बदबू आ रही थी और चंदा आराम से बैठकर अमरूद खा रही थी। तभी उसकी सास, जो पीछे से चलकर आराम आराम से आ रही थी, वो चंदा के पास आकर उससे कहती है, बुरा ना मान बहू, एक बात कहूँ, कुत्ता भी जहाँ बैठता है ना उस जगह को अपनी दुम से साफ कर लेता है, लेकिन तू तो कूड़े पर ही बैठ गई। माँ जी, ये तो कूड़ा फेंकने का घर है, तो इसमें बुरा ही क्या है? हम ही लोग तो ये कूड़ा फैलाते हैं ना, और हम ही इससे दूर भागने लगे तो इसे साफ करने वाला भी इसे साफ ना करे। तुझे तो समझाना ही बेकार है, कचरे का दूसरा नाम ही तो है तू। अब अगली सुबह कमला को कहीं जाना था और वो अपनी बहू को समझा कर जाती है कि घर का सारा काम करने के बाद घर को साफ रखे, खाना खाए। लेकिन चंदा को नींद आने लगती है और वो बिना काम किए खाना खाने के बाद प्लेट में हाथ धोकर वहीं जमीन पर सो जाती है। कुछ समय बाद जब कमला आती है तो वो देखती है, हाय दैया, झाड़ू लगाकर कचरा इस कोने में पड़ा है, बर्तन साफ नहीं है, गैस चूल्हा साफ नहीं है और खाना खाने के बाद प्लेट में हाथ धोकर ये वहीं पर सोई हुई है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई, मुझे ही सारा घर साफ करना पड़ेगा। अब कमला अपनी बहू को उठाते हुए घर का सारा काम उसी से करवाने की सोचती है, क्योंकि चाहकर भी चंदा कोई काम करने के लिए तैयार नहीं थी।
इस वजह से कमला अपनी बहू से कहती है, बहू तो इतनी आलसी और कामचोर है कि खुद तो नहाती नहीं और खाना खाने के बाद प्लेट में हाथ धोकर यही सोई हुई है। और ना घर साफ करा है, ना किचन साफ करा है, और ना ही बर्तन धोए हैं तूने, और ना ही तूने घर में पोछा लगाया है। तो तूने किया ही क्या है आज? दरअसल माँ जी, आपके जाने के बाद मुझे गहरी नींद आने लगी और मैं खाने के बाद सो गई। अब घर का काम कर देती हूँ, इसमें गुस्सा करने वाली क्या बात है? ये बातें चल ही रही थी कि तभी कमला के घर विमला का आना होता है और विमला भी कमला के मजे लेते हुए कमला से कहती है, बहू तू तो अभी तक नहाई भी नहीं। अपनी हालत देखकर तुझे कोई कहेगा तू नई नवेली दुल्हन है। तेरी शादी को 1 महीने हुए हैं। हाँ हाँ विमला, सही कहा तूने। इसे देखकर तो लगता ही नहीं है ये नई नवेली दुल्हन है। और तो और इसके कपड़े देखो, लगता है 10 दिन से नहाई नहीं है ये। माँ जी, गाँव के लोगों को तो आपने देखा नहीं है क्या? वो किस तरह से अपना जीवन जीते हैं। गाय का गोबर को उठाने से लेकर उन्हें नहलाना, खेतों में काम करना और नीचे जमीन पर सो जाना, ये सब उनकी आदत होती है। लेकिन बहू, तो गांव और शहर में अंतर नहीं जानती कि गांव के लोग कैसे रहते हैं और शहर के लोग किस तरह से रहना पसंद करते हैं? अब इसी इंसिडेंट के बाद भी चंदा में कोई फर्क नहीं था। वो हमेशा फर्नीचर हालत में ही रहती। उसके बाद चंदा देर शाम चूड़ी वाले की आवाज सुनकर मोहल्ले के बाहर दरवाजे पर निकलती है, जिसके बाद चूड़ी वाला चंदा को ही 10 रुपए पकड़ा कर चला जाता है। तभी एक कबाड़ी वाला भी वहाँ से गुजर रहा था। वो चंदा को 5 रुपए देता है। ये देखकर चंदा उस कबाड़ी वाले से कहती है, पहले तो उस चूड़ी वाले ने मुझे 10 रुपए पकड़ा दिए, मैंने कुछ भी नहीं बोला। फिर तुमने मुझे 5 रुपए पकड़ा दिए, फिर भी मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन तुम्हें क्या मैं भिखारी दिखती हूँ? अरे भिखारी को भिखारी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? सलमान खान कहेंगे क्या? अरे एक बात बताओ, तुम्हारे बाल देखो, तुम्हारी चाल देखो, तुम्हारे बोलने का तरीका देखो, हर एक चीज से तुम भिखारी लग रही हो। और तुम कहती हो मैं भिखारी नहीं लग रही। अच्छा एक बात बताओ, तुम बता रही हो या पूछ रही हो मुझसे? कहने का क्या मतलब है कि मैं भिखारी हूँ? मुंह संभाल कर बात करो। हे भगवान, सत्यानाश हो इसका। अब मुझे कोई ये बताओ कि भिखारियों को भिखारी नहीं कहेंगे तो क्या अंबानी की छठी औलाद कहेंगे? अरे यार, एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता आजकल के ये भिखारी ना जाने खुद को भिखारी मानते क्यों नहीं है। एक तो भिखारी की तरह कपड़े पहन के भिखारी की तरह बन के बैठी हुई है, ऊपर से मुझे ही सिखा रही है और बार बार कह रही है मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ। अरे मेरी माँ, तू दिखती भिखारी है, तू बोलती भिखारी की तरह है। तेरे को देख कर कोई भी अंधा भी बोल दे कि तू भिखारी है। मैं भिखारी हूँ? नहीं मेरी माँ, तू भिखारी नहीं है। भिखारी तो मैं हूँ, मेरा पूरा खानदान है। हम लोग भिखारी की तरह कपड़े पहन के घूम रहे हैं, भिखारी बन के घूम रहे हैं। अरे मेरी माँ, अपने आप को देख ध्यान से। मैं भी तुझ जैसे के मुंह लग क्यों रहा हूँ, जा रहा हूँ मैं यहाँ से। तभी चंदा खुद को देखने लग जाती है। चंदा की साड़ी, उसके बाल देखकर कोई भी उसे भिखारी कह देता। तभी विमला ये सब देख रही थी और वो चंदा के पास आकर चंदा से कहती, बहू, तू जैसे गंदे कपड़े, खुले बाल और बिना चप्पल के घर से बाहर निकल कर आई है, उस तरह तो तुझे कोई साधारण या आम आदमी तो कहेगा नहीं। इसलिए उन दोनों ने तुझे पैसे पकड़ा दिए क्योंकि तू भिखारी ही लग रही है। उसने जो कहा सो कहा, लेकिन अब विमला आंटी आप भी मुझे भिखारी कहोगे? कूड़ेदान को कूड़ेदान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? तूने डस्टबिन तो देखा ही होगा ना, बाहर से साफ और अंदर से गंदा लगता है ना। लेकिन तू तो बाहर से भी गंदी ही नजर आती है, तभी तो कोई भी आता जाता तुझे पैसे पकड़ाकर चल देता है। इस इंसिडेंट के बाद चंदा को काफी बुरा लगता है और वो सुधर जाती है, क्योंकि उसे लोगों ने भिखारी समझकर पैसे पकड़ा दिए और विमला भी उसका मजाक बनाती है और उसे अब ये सब काफी समय बाद समझ आता है। लेकिन देर आए दुरुस्त आए। शारदा देवी के वैसे तो 5 बेटे थे और 5 बहुएं थी, लेकिन एक सास होने का सुख शारदा देवी को किसी बहू से नहीं मिला था, क्योंकि उसकी 5 बहुएं एक ही मोहल्ले के अलग अलग घर से जो थी। जी हाँ, 5 के घर अलग अलग थे और बेचारी शारदा वो 5 बहुओं और बेटों के होते हुए एक अलग ही घर में रहती थी। ऐसे ही एक दिन सुबह नाश्ते के लिए शारदा अपने घर के सामने अपनी बड़ी बहू सीमा के घर के आगे खड़ी होकर बोलती है, अरे बड़ी बहू, आज मेरा नाश्ता लेकर नहीं आई, बना नहीं क्या अभी तक? दे दे बेटा, मुझे भूख लग रही है। शारदा की आवाज सुनकर सीमा बालकनी से झांकते हुए बाहर देखकर कहती है,
अरे माँ जी बना रही हूँ, थोड़ी देर रुक जाओ। अभी आपके बेटे राम का लंच पैक कर दूँ, उनको देर हो रही है। वो तो ठीक है बहू, लेकिन पहले मुझे दे दिया कर, दवाई खानी होती है मुझे, सुबह की लेट हो जाती हूँ खाने में तो फिर घबराहट होने लगती है। माँ जी आप भी ना कुछ देर शांत नहीं रह सकती, आ तो रही हूँ लेकर। सीमा इतना बोलकर वापस अंदर चली जाती है। ये सब सुनकर मोहल्ले की औरतें आपस में खुसर फुसर करने लगती हैं और शारदा जैसे ही अपने घर जाने लगती है तो वहाँ उसके तीसरे नंबर की बहू मधु हाथों में थाली लेकर उसके पास आकर कहती है, माँ जी आपको नाश्ते के लिए ऐसे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अब से मैं ही आपको रोज सुबह का नाश्ता दे दूंगी। लीजिए ये रहा, चलिए अंदर जाकर खा लीजिए। पर बहू तेरा तो काम शनिवार को है मुझे नाश्ता देने का, वैसे भी तुम पांचों ने दिन बांटे हुए हैं मुझे खाना देने के, तो आज जिसका दिन है उसके पास तो जाकर चिल्लाना ही पड़ेगा। शारदा की इस बात पर मोहल्ले की औरतें उसको और उसकी बहू को घूरने लगती है, जिस पर मधु हिचकिचाते हुए कहती है, अरे माँ जी ऐसी बात नहीं है, मैं आपको रोज खिला सकती हूँ खाना। अच्छा बंदा, चलिए क्यों बेइज्जती करवा रही है गली में खड़े खड़े। मधु अपनी सास शारदा के साथ उसके घर में आकर नाश्ते की प्लेट को टेबल पर पटकते हुए कहती है, माँ जी एक तो मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आई, जबकि आज मेरा दिन भी नहीं है, फिर भी आपने मुझे ही नीचा दिखाया मोहल्ले वालों के सामने। बताइए। नीचा क्या दिखाना, मोहल्ले में तुम पांचों की इज्जत है भी क्या? अरे एक सास है तुम्हारी, उसको छोड़कर तुम पांचों अलग अलग घर में रहती हो, ये अच्छी बात है क्या? तो माँ जी क्या पांचों एक ही जगह रहकर झगड़े और मुझे नहीं सुननी लोगों की कि कैसी बहुएं हैं, पूरा दिन एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। अब नाश्ता रख दिया है, खाना हो तो खा लेना वरना फेंक देना। इतना बोलकर मधु घर से चली जाती है और बेचारी दुखी शारदा उसके दिए नाश्ते को ही खाती है, क्योंकि उसको अपनी दवा समय से लेनी थी। ऐसे ही कुछ देर बाद जब शारदा अपने बूढ़े हाथों से अपने घर की सफाई कर रही थी, तभी उसकी सबसे छोटी बहू आशा उसके घर में आती है और उसको सफाई करते देखकर बोलती है, अरे माँ जी ये क्या कर रही है आप? मैं आ तो रही थी सफाई करने, आपको तो पता ही आज मेरा दिन है सफाई करने का। हटिए मैं करती हूँ। ये तुम्हारा खुद का घर तो है नहीं, इसलिए तुम यहाँ सफाई भी ऐसे ही करके जाती हो, कभी कोनों में कूड़ा छोड़ देती हो तो कभी बर्तनों में साबुन। इससे अच्छा मुझे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैं खुद ही अपने घर की सफाई कर लूंगी। क्या माँ जी 5-5 बहुओं के होते हुए आप सफाई करोगे? अच्छा थोड़ी लगता है। लाओ झाड़ू मुझे दो। आशा जबरदस्ती ही शारदा से झाड़ू लेकर खुद सफाई करने लगती है, लेकिन उसका सफाई करना ना करना एक बराबर था। ऐसे ही आए दिन शारदा की पांचों बहुएं उसको खाना पानी तो देती, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए या अपनी एक जिम्मेदारी पूरी करने के लिए। असल में पांचों में से कोई उसे अपनी सास नहीं मानता था और उससे मोह नहीं रखता था। एक शाम शारदा घर में अकेली बैठी अपने स्वर्गवासी पति की फोटो को निहार रही थी। तभी उसकी पड़ोसन बिमला घर आकर उससे कहती है, कैसी हो शारदा बहन, और ये भाई साहब की फोटो को क्यों निहार रही हो? अरे ऊपर तो उन्हें अकेला छोड़ दो। वैसे एक बात कहूँ शारदा, जब भाई साहब थे तो तेरा घर परिवार कितना चहकता था, पांचों बेटे अपने माँ बाप के इर्द गिर्द रहते थे, लेकिन अब देखो। इसी बात का तो दुख है बिमला बहन, कहने को मेरे 5 बेटे मेरे पास हैं, मेरे ही घर के बगल में रहते हैं, लेकिन रिश्तों में इतनी दूरियां हैं। पांचों बहुएं अलग अलग घर में रहती हैं। मुझे तो कभी कुछ चाहिए होता है तो पांचों के घर घर जाकर डोलना पड़ता है। सच शारदा बहन, तुम्हारी बहुएं इस बड़े घर को छोड़कर माचिस की डिब्बी जैसे छोटे छोटे घरों में रहने को तैयार है, और इस उम्र में तुम्हें इस घर में अकेला छोड़ा हुआ है। काश तेरी कोई बेटी होती, कम से कम अपनी माँ के घर रहने तो आती। विमला के साथ शारदा बातें करते करते अपने दुख बांटती है और रोने लगती है। ये सब दरवाजे पर खड़ा उसका सबसे छोटा बेटा अंश देख लेता है और वो अपनी माँ के आंसुओं को देखकर खुद से बोलता है, मेरी माँ 5-5 बहुओं और बेटों के होते हुए कितनी अकेली हो गई है। मैं और भैया अपने कामों में इतने बिजी हो गए कि हमने कभी इस बात पे गौर ही नहीं किया कि हम माँ के पास होकर भी कितने दूर हो गए। अंश उस वक्त अंदर न आकर अपने सारे भाइयों को पास वाले एक पार्क में बुलाकर सब बताता है, जिस पर अंश का सबसे बड़ा भाई राम बोलता है, कहने को मैं राम हूँ, लेकिन काम मैंने कंस वाले किए हैं। अपनी अपनी पत्नियों की बात में आकर हमने अपना घर अलग कर लिया, दिखाने के लिए माँ के पास रह रहे हैं बस। हाँ भैया, और मैंने गली मोहल्ले की औरतों को कहते सुना है कि हमारे पांचों की बीवियाँ कुछ खास ध्यान नहीं देती माँ पर।
वैसे तो वो कहती है कि वो माँ जी का ध्यान रखती है, उन्हें किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती, समय समय पे उनको खाना पानी देती है, अलग अलग घर में रहते हुए भी। हमें ही कुछ करना पड़ेगा, अपनी बीवी को 5 अलग अलग घर से निकालकर एक ही घर में लाना पड़ेगा। पांचों भाई अपनी माँ की खातिर अब अपनी पत्नियों को सबक सिखाने की सोचते हैं, लेकिन अगले ही पल अंश के फोन पर विमला का कॉल आता है, जो बताती है कि शारदा की तबीयत अचानक खराब होने से वो बेहोश हो गई है। ये सुनकर पांचों भाई अपनी माँ के घर भागते हैं और बेहोश शारदा को कमरे में ले जाकर डॉक्टर को बुलाते हैं। एक तरफ डॉक्टर शारदा को चेक कर रहा था, तो बाहर उसके 5 बेटे संग 5 बहुएं और विमला भी थी। कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आकर उनसे बोलता है, आपकी माँ की तबीयत खराब होने का कारण है असमय भोजन करना, समय पर दवा ना लेना और बहुत ज्यादा मानसिक तनाव। देखिए, इस उम्र में उनको ये सब होना चिंता की बात है। घर में इतने लोग होने के बावजूद भी उनको मानसिक तनाव कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब, इस घर में वो बेचारी अकेली रहती है। ये भीड़ तो बस कुछ देर की है, आपके जाने के बाद ये भी चली जाएगी। विमला ताने मारते हुए शारदा की 5 बहुओं को घूरती है। तभी राम डॉक्टर से बोलता है, डॉक्टर आप चिंता मत करिए, ये मेरी माँ है और अब से मैं इनके पास रहूंगा हमेशा, चाहे जो हो जाए। ये क्या कह रही है? माँ जी का ख्याल हम रख लेंगे, थोड़ी थोड़ी देर आ जाया करेगा कोई ना कोई उनके पास। आप काम वाम छोड़कर क्या करोगे? हाँ छोड़ूंगा काम, और ये थोड़ी थोड़ी देर में आकर हम देख लेंगे क्या लगा रखा है। मेरी माँ है कोई पौधा नहीं जिसको थोड़ी थोड़ी देर में आकर देख लोगे कि इसको धूप लग रही है या नहीं। जेठ जी, ये क्या कह रहे हो आप? अरे हमें भी माँ जी की फिक्र है, इसलिए तो हम 5 ने माँ जी के घर के आसपास ही घर लिया है, ताकि कभी भी उनके पास जा सके। कभी कभी आने में और हमेशा साथ रहने में बहुत फर्क है। और वैसे भी अब मुझे अपनी माँ के साथ रहना है। तुम्हारे कहने से घर तो ले लिया पास में, लेकिन मैं अपनी माँ से बहुत दूर हो गया। अरे बेटा, चलो कम से कम तुम में तो अकल आई। वैसे लोग सही कहते हैं, बहुएं कभी बेटी नहीं बन सकती। अरे अपनी माँ की उम्र की सास को अकेले इतने बड़े घर में छोड़कर 5 ने अपना अपना घर ले लिया, वहाँ आराम से रहती रही। सिर्फ खाना पानी समय पर देना फर्ज नहीं होता बहू का, लेकिन इन बातों को तुम समझती कहाँ हो? विमला और अपने पतियों की बातें सुनकर 5 का दिल पसीज जाता है, जिसके बाद उन्हें एहसास होता है कि वो 5 अपनी सास के साथ कितना गलत कर रही थी। जिस पर शारदा के होश में आने पर 5 बहुएं उससे दिल से माफी मांगती है और अपनी सास से वापस अपने घर आने की इजाजत मांगती है। शारदा भी खुशी खुशी 5 बहुओं और बेटों को अलग अलग घर से अपने घर वापस ले आती है और फिर सब हंसते खेलते साथ रहते हैं। संगम बारिश में भीगता हुआ ऑफिस से जैसे ही घर आता है, तो उसको देखकर उसकी माँ निर्मला कहती है, अरे मेरे लल्ला, इतनी बारिश में क्यों आया? थोड़ा रुकने देता फिर आ जाता, देख पूरा भीग गया। अरे माँ, अब इस बारिश का क्या भरोसा है, पता नहीं कब रुकती। अब इतनी देर बाहर रहता, इससे अच्छा घर आ गया। अब जल्दी से मैं कपड़े बदल के आता हूँ, गर्मा गर्म खाना लगा दो। अच्छा ठीक है, जा फ्रेश हो जा, मैं तेरा खाना लगाती हूँ। आज साथ में मीठे में तेरी मनपसंद चीज है। अच्छा ठीक है माँ, मैं अभी आता हूँ। संगम कमरे में जाकर फ्रेश होकर नीचे खाना खाने के लिए आता है, जहाँ टेबल पर खाना खाने के बाद निर्मला उसको अपनी बहन शिखा के हाथ के बनाए लड्डू खाने को देती है, जिनको देखकर संगम बोलता है, ये लड्डू, ये तो दीदी के हाथों की खुशबू है, लेकिन ये यहाँ कैसे माँ? दीदी आई है क्या? बताओ ना। नहीं, उसने भिजवाए थे, उसके ससुराल से उसके पड़ोसी आ रहे थे इस साइड, तो उनके हाथ उसने लड्डू का डब्बा भिजवा दिया, ये बोलकर कि मेरे भाई को बहुत पसंद है मेरे हाथों के लड्डू, तो प्लीज दे देना। सच में दीदी बहुत अच्छी है, इन लड्डू के लिए तो मैं उसको एक हफ्ते ससुराल ही नहीं जाने देता था। अभी फोन करके थैंक यू बोलता हूँ। संगम फोन निकालकर अपनी बड़ी बहन शिखा को कॉल लगाता है और शिखा के फोन उठाते ही उससे कहता है, दीदी 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 थैंक यू सो मच, आपने लड्डू भेजकर मेरा दिन बना दिया। अरे वाह छोटे, मुझे नहीं पता था तुझे लड्डू को देखकर इतनी खुशी होगी। खैर अच्छी बात है तू खुश हुआ, लेकिन बच्चों सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, दीदी को भी कुछ देना पड़ेगा। क्या चाहिए आपको, बताओ ना। बताऊंगी, रक्षाबंधन आ रहा है, बस तब तक का इंतजार कर, उसी दिन बताऊंगी मुझे क्या चाहिए। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया कि रक्षाबंधन आ रहा है। ठीक है दीदी, आप जो मांगोगी आपका ये छोटा भाई आपको वो देगा। अच्छा अब मैं रखता हूँ, मुझे लड्डू खाने हैं। ठीक है, बाय। इतना बोलकर शिखा और संगम दोनों ही कॉल कट कर देते हैं। दिन गुजरते जाते हैं और 1 हफ्ते बाद रक्षाबंधन आने वाला होता है।
जिस पर संगम एक शाम अपनी माँ से कहता है, माँ दीदी को क्या दूँ रक्षाबंधन पर, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। वैसे वो आएंगी ना घर? हर बार तो आती ही है, तो इस बार क्यों नहीं आएगी? अरे लेकिन इस बार उसकी ननद निशा अपनी विदेश से पढ़ाई पूरी करके आ रही है रक्षाबंधन पर, तो कहीं ऐसा ना हो कि उसकी सास आने ना दे। अच्छा ऐसा है, मुझे तो उसने बताया ही नहीं। तुझे कैसे पता? मुझे। संगम कुछ बोलता इतने में ही निर्मला के फोन पर उसकी बेटी शिखा का कॉल आता है, जो उससे बोलती है, हेलो माँ, कैसी हो? संगम कैसा है? मैं अच्छी हूँ मेरी बच्ची, और संगम भी अच्छा है। तू बता तू कैसी है? माँ मैं अच्छी हूँ। मैं कह रही थी कि इस बार मैं रक्षाबंधन पर घर नहीं आ पाऊंगी। अच्छा, निशा आ रही है ना रक्षाबंधन पर, इसलिए? हाँ माँ, लेकिन आपको कैसे पता? मुझे तो खुद अभी पता चला है। माँ जी को तो फोन आया था निशा का, तो आपको किसने बताया? ये तेरे भाई ने बताया था, मुझे लगा तूने बताया होगा। खैर छोड़, मैं कह रही थी इस बार मैं इसको भेज देती हूँ तेरे घर। वैसे भी बेटा, वो इतने समय बाद घर आ रही है, ऐसे में तू अगर यहाँ मायके आने की जिद करेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ माँ, मैं भी यही सोच रही थी। ठीक है, तो आप एक काम करना, टाइम से संगम को भेज देना। और कहाँ है वो नालायक, बात करवाना जरा उससे। ले कर ले बात दीदी से। हाँ दीदी कैसी हो, और कोई दिक्कत मत लेना, मैं आ जाऊंगा आपके घर। बस बता दो आपको रक्षाबंधन पर क्या गिफ्ट चाहिए। वो तो मैं तुझे यही बताऊंगी, आ जाइयो टाइम से। चल अब मैं रखती हूँ, निशा के आने की तैयारी करनी है। इतना बोलकर शिखा कॉल कट करके अपनी सास सुजाता के कमरे में जाकर उससे कहती है, माँ जी, मैंने अपने भाई को बुला लिया है यहाँ। इस राखी वो यहीं आएगा। इससे निशा के साथ मयूर की राखी भी हो जाएगी और मेरी संगम के साथ राखी हो जाएगी। हाँ बहू, अच्छा किया। अब जरा तुम मिठाइयाँ बना लियो, तुझे पता है ना निशा को तेरे हाथ की मिठाइयाँ कितनी अच्छी लगती है। जी माँ जी, आप चिंता मत करो, मैं निशा की पसंद की सारी मिठाई बना लूंगी। शिखा रक्षाबंधन की तैयारियों में लग जाती है। वो तरह तरह की मिठाइयाँ बना कर रख लेती है और शाम होते ही मयूर के साथ शॉपिंग पर जाती है, जहाँ वो एक सुनार की दुकान पर जाकर चांदी की राखी पसंद करते हुए मयूर से कहती है, मयूर जी, मैं ये चांदी की राखी ले लूं संगम के लिए? ये कोई पूछने की बात है? साले के लिए? मेरा मतलब है साले साहब के लिए, जो लेना है ले लो। ज्यादा नहीं बोलो, ठीक है ना? तुम जानते हो ना मेरे भाई को, ऐसे साले ना नसीब वालों को मिलते हैं। शिखा के इतना बोलते ही बारिश शुरू हो जाती है और ये देखकर मयूर शिखा से कहता है, यार चलो कार में बैठो, बहुत तेज बारिश हो रही है, जल्दी चलो। हाँ जी चलिए, ये बारिशें भी ना कहीं मेरा रक्षाबंधन खराब न कर दे। शिखा और मयूर जल्दी से कार में बैठकर घर पहुंचते हैं। दिन गुजरते जाते हैं, लेकिन बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। इतनी झमाझम बारिश में रक्षाबंधन से एक दिन पहले निशा, शिखा की ननद, उसके घर आती है, जहां मयूर, शिखा और सुजाता उसका स्वागत करते हैं और शिखा अपनी ननद से कहती है, दीदी आपका इंतजार 2 साल से ये घर कर रहा था, अब आप आई हो तो हम कहीं जाने नहीं देंगे आपको। अरे भाभी, जितना आप सबने मेरा इंतजार किया ना, उतना ही मैंने भी आपका। अरे विदेश में मेरे दिन कैसे निकलते थे आपको क्या ही बताऊं। और बताओ भाभी, कैसी हो आप? घर में सब ठीक तो है ना? आंटी जी और संगम सब ठीक है, अंदर आ जाओ। निशा के आने के बाद उसको अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार होता है। निशा सुबह सुबह तैयार हो जाती है तो देखती है कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। ये देखकर वो बोलती है, हे भगवान, भैया भाभी बाहर देखिए ना, कितनी तेज बारिश हो रही है। ऐसे में रक्षाबंधन कैसे मना पाएंगे अच्छे से? कोई नहीं निशा, हम तो घर में ही है। तू कौन सा छत पे जाके राखी बांधेगी हमें? अरे आपको अपनी पड़ी है, भाभी का सोचो, उनको भी तो अपने भाई के साथ रक्षाबंधन मनाना है। वो कैसे जाएंगी अपने घर? बारिश के कारण सब जगह इतना ट्रैफिक होगा कि भाभी अपने घर पहुंच भी नहीं पाएंगी। इतने में पूजा की थाली लिए शिखा वहाँ आती है और निशा की बातों का जवाब देते हुए कहती है, अरे निशा, तुम इतनी क्यों परेशान हो?
1 साल मैं अपने भाई को राखी नहीं बांधूंगी तो इससे मेरा रिश्ता टूट थोड़ी ना जाएगा। पर भाभी मुझे बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा, क्योंकि मेरी वजह से इस बार आप अपने मायके नहीं जा पाएंगी। मुझे माफ कर दो। अरे बस कर, बहू का भाई आ रहा है इस बार घर पे, तू चल अब मयूर को राखी बांध। ये सुनकर निशा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है, जिसके बाद वो अपने भाई को राखी बांधकर रक्षाबंधन का त्योहार मनाती है। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब संगम नहीं आता तो शिखा का मुंह उतर जाता है और वो बोलती है, इस बारिश ने इस साल मेरा रक्षाबंधन सच में बेकार कर दिया। इतनी तेज बारिश में पता नहीं कहाँ फंसा होगा मेरा बेचारा भाई। माँ ने कहा था सुबह से निकला है, शाम होने को आई है, कहीं किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। भाभी ऐसे मत बोलो, कुछ नहीं हुआ होगा संगम को, बारिश में फंसा होगा। सभी इतने परेशान थे कि इतने में ही घर की डोरबेल बजती है। शिखा भागकर दरवाजा खोलने जाती है तो सामने बारिश में पूरी तरह भीगा हुआ संगम ठंड से कांपता हुआ खड़ा था। उसे देखकर शिखा जल्दी से उसे अंदर लेकर आती है। बेचारे संगम को कांपता देखकर सबसे पहले उसे वो कपड़े बदलने को कहते हैं, जिसके बाद जब वो सूखे कपड़े पहनकर सबके सामने आता है तो शिखा उसे राखी बांधती है, जिस पर संगम कहता है, इतनी बारिश में मैं कुछ ला तो नहीं पाया दीदी, आप बता दो क्या चाहिए, आपको कल दे दूंगा। मुझे जो चाहिए मैंने कहा था ना मैं मांग लूंगी, तो मुझे मेरी भाभी चाहिए। अब मेरे भाई को शादी कर लेनी चाहिए, क्यों निशा? मम्मा मुझे क्या पता भाभी। क्यों, तुमको शादी नहीं करनी संगम से? चलो कोई नहीं, मैं कोई और लड़की देख लूंगी। अरे नहीं नहीं भाभी, मैंने ऐसा कब कहा? अरे तुझे क्या लगा हमें तेरे और संगम के बारे में कुछ नहीं पता? सब पता था, तेरी पढ़ाई खत्म होने का वेट कर रहे थे ताकि तू आए और हम तेरी शादी फिक्स कर दे। मुझे खुशी है, मेरी बेटी मेरी बहू की भाभी बनेगी। चलो अब कल निर्मला जी को बुलाकर रिश्ता पक्का कर लेंगे। बारिश में भीगा हुआ आया संगम आखिरकार अपनी बहन के साथ रक्षाबंधन मनाने में सफल हो ही जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।